आज हम करते हैं व्हाट इज 3ds मैक्स, क्यों कर रहे हैं, क्या क्या आगे होने वाला है और किन किन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं और 3ds मैक्स का यूजर इंटरफेस किस तरीके का, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अब जैसे मैं आपको जो एग्जाम्पल दिखाऊंगा ऑनलाइन ही एग्जाम्पल दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज 3ds मैक्स, कि 3ds मैक्स एक्चुअल में है क्या। 3ds मैक्स अगर आप देखो नॉर्मल टॉक करेंगे चीज़ें आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे अगर आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर या एक्सटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हो, पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो ऑटोकैड में चीज़ें होती है ना, यस। कैड प्लान। अगर कैड प्लान की बात करें तो फोटो कैड के अंदर इस तरीके के प्लान बनाए जाते हैं, ऑटो कैड के अंदर इंटीरियर किया जाता है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इंटीरियर इन कैड, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है किसी 3D सॉफ्टवेयर की, जिसमें कौन कौन से 3D सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ होता क्या है। ऑटो कैड के बाद 3D सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेन है। एक होता है गूगल स्केचअप, एक होता है 3ds मैक्स और एक होता है रेविट आर्किटेक्चर। 3 सॉफ्टवेयर है जो सबसे मेनली यूज किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए तीनों में डिफरेंस क्या है और आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, चलो पहले हम थोड़े से डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। अगर हम स्केचअप की बात करें, जो आपका स्केचअप होता है, स्केचअप एक सरफेस सॉफ्टवेयर होता है। सरफेस समझते हो कि अगर आप स्केचअप में कोई भी चीज क्रिएट करोगे तो वो सरफेस बनेगा, और ये सॉफ्टवेयर आपके एक विजुलाइज के लिए होता है कि अगर आपको किसी को कोई चीज दिखानी है तो यहाँ पे झट से आप 3D बना के दिखा सकते हो कि भाई इस तरीके का आपका दिखने वाला है। स्केचअप की अपनी खुद की एक लाइब्रेरी है, उससे आप ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से आप चीजों जैसे वीरे की हेल्प से रेंडर कर सकते हो या कोरोना की हेल्प से आप रेंडर कर सकते हो या फिर एंडस्केप यूज कर सकते हो या फिर लूमियन यूज कर सकते हो। ये सारे रेंडरिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो हम इन तीनों सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिल्डिंग डिजाइन की तो वो करता है रेविट आर्किटेक्चर। सबसे पहले जैसे रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट आर्किटेक्चर एक बीम सॉफ्टवेयर है। बीम का मतलब समझते हो, BIM क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग का मतलब है ये जितनी भी बिल्डिंग में सर्विसेज होती है ना, इनसे डील करेगा। सर्विसेज में जैसे कि आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, बीम लगाने हैं, कॉलम लगाने हैं, आपको एग्जैक्ट चीजें आपको साइट पे भी इसी तरीके से चाहिए और प्रॉपर एलिवेशन और सेक्शन यहाँ पे कट करने हैं, तो उस केस में हम रेविट यूज करते हैं। रेविट के अंदर 3 चीजें होती हैं, रेविट आर्किटेक्चर फॉर बिल्डिंग डिजाइन, रेविट स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन एंड रेविट MEP फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। रेविट इंटीरियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी इंटीरियर की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक्सटीरियर हम इस पे अच्छा बना सकते हैं और रेंडरिंग के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं एंडस्केप या फिर लूमियन, बेस्ट रेंडर करने के लिए। जब ये इंटीरियर के लिए अच्छा नहीं है तो फिर जब हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो फिर रेविट की बात ही क्यों करनी। अब बात करते हैं 2 सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है 3ds मैक्स और गूगल स्केचअप। अगर मैं यहाँ पे 3ds मैक्स वर्सेस गूगल स्केचअप कर दूं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 3ds मैक्स और गूगल स्केचअप के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 3ds मैक्स की मॉडलिंग है और ये स्केचअप की मॉडलिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेन डिफरेंस बता सकते हो दोनों में क्या है अगर किसी को पता है तो? देखो 3ds मैक्स का जो यूजर इंटरफेस है ना, वो इतनी सारी चीजों को मॉडल कर सकता है, इतने टूल्स है ना इसके पास जो स्केचअप के पास है ही नहीं। 3ds मैक्स एडवांस मॉडलिंग के लिए काम आता है। गूगल स्केचअप के अंदर आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें कर तो सकते हो, बट इसके पास उतने टूल नहीं है एज कंपेयर टू 3ds मैक्स। 3ds मैक्स थोड़ा लेंथी पड़ता है, ये थोड़ा इजी पड़ता है, बट सबसे जो मेन डिफरेंस अगर मैं बताऊं आपको वो ये है, 3ds मैक्स के अंदर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट डायरेक्टली डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते इन 3ds मैक्स। अगर आपको 3ds मैक्स में कोई भी काम करना है और एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ करना है तो आपके पास ऑटोकैड की ड्राइंग होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं 3ds मैक्स के लिए आपके पास ऑटोकैड के प्लान होने जरूरी है यहाँ पे 3D बनाने के लिए।
आपके पास इंटीरियर अगर आपको करना है तो आपको इंटीरियर के लिए भी कैड प्लान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कैड प्लान नहीं होगा तो आप प्रॉपर डायमेंशन से चीजें नहीं कर सकते। बट वहीं बात करूं गूगल स्केचअप की, गूगल स्केचअप पे तो हम हर एक चीज की डायमेंशन यहाँ पे दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कैड प्लान होना जरूरी है, हम डायरेक्टली यहाँ पे भी डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे हम ऑटो कैड में बात करते हैं, ऑटो कैड में काम करते हैं, मान लो आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे आपको डायमेंशन लेनी है, कितने भी 2 फीट की डायमेंशन, 3 फीट की डायमेंशन, वो डायमेंशन हम डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन इस तरीके से। बट वहीं बात करूँ 3ds Max की, 3ds Max में आपने कोई भी बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से आप इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब आप इसे एडिट पॉली में कन्वर्ट करेंगे आगे चल के, तो इन दैट केस आप इसकी कोई डायमेंशन नहीं ले पाएंगे। आपको हर एक चीज एक आइडिया से करनी पड़ेगी या फिर रेफरेंस लेके करना पड़ेगा। समझ रहे हो? 3ds Max पहले जो यूज होता था वो यूज होता था आपका एनिमेशन के लिए और कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए। अगर मैं 3ds Max की बात करूं तो ये एक प्रोफेशनल 3D कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम था। मॉडलिंग के लिए यूज होता था, एनिमेशन के लिए यूज होता था, 3D रेंडरिंग के लिए यूज होता था, जिसमें हम कैरेक्टर एनिमेशंस लेते थे, सीन क्रिएट करते थे। और ये आज भी यूज होता है एनिमेशंस वगैरह के लिए, मूवीज वगैरह में, ठीक है, फिल्म वगैरह में इस चीज को यूज किया जाता है। उसके बाद ये यूज होने लगा इसके अंदर, इंटीरियर के अंदर। पहले तो जो 3ds Max और माया है सॉफ्टवेयर था, वो कैरेक्टर मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए यूज होता था, जो कार्टून वगैरह हम बनाते हैं, देखते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज 3ds Max, तो 3ds Max के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्या क्या चीजें हैं। 3D मॉडलिंग करता है, एनिमेशन करता है, रेंडरिंग करता है विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स। प्लगइन्स में कौन कौन से प्लगइन होते हैं रेंडर करने के लिए? जैसे एक वीरे होता है, आईरे भी है, आपका कोरोना है, एंडस्केप है, लूमियन है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इस चीज को रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद प्लगइन्स है, इसके बाद कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसके अंदर इंडस्ट्री एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर सकते हो। की बेनिफिट्स क्या क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी आपको ये देता है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे यही सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग से यूज होता आ रहा है। स्केचअप अभी अभी यूज होना स्टार्ट हुआ है, बट स्टार्टिंग से ही फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग 3ds Max को ही यूज किया जाता था। क्लियर है? यस। रेंडरिंग के लिए हम यूज करेंगे वीरे। वीरे रेंडरिंग के लिए प्लगइन है जो ऑटोडेस्क 3ds Max सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है और उस चीज को फिर वहां पे रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं। वीरे के अंदर 5 चीजें होती हैं। देखो मेन चीज क्या होती है, सबसे पहला आता है मॉडलिंग का काम। कंप्लीट मॉडलिंग का काम, कोई भी घर अगर हमें क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो जितनी भी मॉडलिंग का पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट होगा 3ds Max के अंदर। 3ds Max के अंदर ही आप कंप्लीट बॉक्सेस वगैरह बनाओगे, ग्रूव्स वगैरह कट करोगे, लूवर्स लगाओगे, फॉल सीलिंग डिजाइन करोगे, और ये जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, सोफा, टेबल, जो चीजें आप बना सकते हो तो वो आप बनाओगे, और जो चीजें आपको लगे तो वो आप इसकी लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लाइब्रेरी आपको गूगल पे ही मिलेगी। स्केचअप की तरह इसकी अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं है। इसकी लाइब्रेरी के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन साइट्स पे। जैसे कौन कौन सी साइट होती है? एक है आर्काइव 3D, आप यहाँ से इसके कंपोनेंट ले सकते हो। फिर आती है पॉली हेवन, यहाँ से आप इसके कंपोनेंट ले सकते हो, टेक्सचर्स ले सकते हो, मटेरियल्स ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। और भी बहुत सारी साइट है 3D मॉडल के लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे फ्री 3D मॉडल, CG ट्रेडर, ट्रिबो स्क्वाड, बहुत साइट है जहाँ से आप इसके मॉडल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप वीरे को डाउनलोड करोगे, जो वीरे 6 है, उसमें क्या है कि इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी आपको मिलेगी मटेरियल्स वगैरह के लिए। और जब वीरे आप डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्योस कॉस्मोस। इसके अंदर आपको भरपूर 3D मॉडल्स मिलेंगे जैसे स्केचअप के अंदर मिलते हैं, सेम लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। समझ गए? यस जी। उसके बाद अगर बात करें आगे 3ds Max के बारे में, तो 3ds Max में इस तरीके के करैक्टर एनिमेशन बनाए जाते हैं, इसके अंदर एनिमेशन किया जाता है। बट एनिमेशन का प्रोसेस इसमें बहुत लंबा है, वो हम करैक्टर में ही करते हैं, जिसे हम रिगिंग का बोलते हैं, रिगिंग करते हैं उसमें हम। उसके बाद इंटीरियर में हम क्या क्या करेंगे? हम बेडरूम्स वगैरह करेंगे, हम लिविंग रूम्स वगैरह क्रिएट करेंगे, हम किचन वगैरह क्रिएट करेंगे, जैसे इस तरीके से
अगर मैं 3ds Max वर्सेस यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन बेडरूम, हम अलग अलग टाइप के बेडरूम्स क्रिएट करेंगे। जो भी मॉडलिंग हमें करनी होगी हर टाइप की मॉडलिंग हम यहाँ पे करेंगे। किचन डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से किचन को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ऑटोकैड की फाइल को, ऑटोकैड तो सबको आता है ना, ऑटोकैड के प्लान को हम यहाँ पे लेके आएंगे, उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ऑटोकैड में कोई भी इंटीरियर हम करेंगे, उस इंटीरियर को यहाँ पे इंपोर्ट करके हम 3ds Max में उसको क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई भी प्लानिंग वगैरह अगर करनी है, एक्सटीरियर वगैरह बनाना है, इंटीरियर वगैरह क्रिएट करना है, हर एक चीज़ हम इसके अंदर करने वाले हैं किसी भी टाइप का। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे। ऑटोकैड पे अगर हमने कोई प्लान बनाया, एलिवेशंस बनाया और उसको 3ds Max में किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लास्ट तक हम करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। कहाँ से मॉडल डाउनलोड करने हैं वो सारी साइट्स में आपको बताऊंगा। फ्री 3D मॉडल कहाँ से मिल सकते हैं वो सारी चीज़ें, कैड में प्लान बना के इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसको फिर 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर 3ds Max और स्केचअप के कंपैरिजन की बात करूं तो आपको सिंपल गूगल बाबा आपको आजकल सब कुछ बता देते हैं। मोटा मोटा जितनी भी चीज़ें थी वो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं। आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप ऐप के ऊपर ही मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पे आपको डाउनलोडिंग वीडियो भी मिल जाएगी, वहीं से आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हम जो 3ds Max यूज़ करने वाले हैं वो है 3ds Max 2023 वर्जन, जिसको हम यूज़ करेंगे और आज से हम इस चीज़ पे वर्क करने वाले हैं। क्लियर है? तो करें स्टार्टअप 3ds Max को। ठीक है, तो जैसे ही हम 3ds Max को ओपन करेंगे, दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ योर स्केचअप और 3ds Max। सबसे ऊपर आपको दिखेगा फाइल नेम अनटाइटल्ड। जैसे ही सेव एज कर दोगे किसी भी नाम से, मान लो मैंने सेव कर दी इस फाइल को, मान लो डेस्कटॉप वगैरह पे सेव कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 3ds Max फर्स्ट क्लास। जैसे ही मैं इस नाम से इसको सेव करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही नाम आ जाएगा 3ds Max फर्स्ट क्लास .max फाइल। ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, कंपनी ऑटोडेस्क है। 3ds Max 2023 3ds Max सॉफ्टवेयर है, 2023 इसका वर्जन है। यहाँ पे सभी आपको मेन्यू बार मिल जाएंगे। देखो 3ds Max में टूल्स इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे ढूंढते ढूंढते, बट हम उन्हीं टूल्स की बात करेंगे जो टूल्स हमारे काम के हैं। यहाँ पे सारा आपको टूल्स मिल जाएंगे जो मेन टूल बार है। इधर साइड में ये वीरे के ऑप्शन है, ये कोरोना के ऑप्शन है। यहाँ पे ये चारों आपके व्यू पोर्ट है जिस पे आप काम करोगे। यहाँ पे कुछ मेन पैलेट है जो आप यहीं पे है सब कुछ। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट में क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कोई शेप क्रिएट कर सकते हो, लाइट क्रिएट कर सकते हो, या कैमरा क्रिएट कर सकते हो, या फिर आगे हेल्पर्स आएंगे ये क्रिएट कर सकते हो, रिगिंग कर सकते हो, बॉन्स बना सकते हो। इनके अंदर भी कुछ ऑप्शन है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स क्रिएट कर सकते हो, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स क्रिएट कर सकते हो, जिनके बारे में अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। नीचे यहाँ पे आपका टाइम स्लाइडर है, ये एनिमेशन के लिए काम आता है। जब एनिमेशन होता है तो यहीं से हम टाइम स्लाइडिंग यूज़ करते हैं। ये इस टाइम स्लाइडर के कंट्रोलर हैं जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेविगेशन टूल बार है जो आपके व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अब सबसे पहले इन नेविगेशन टूल बार की ही बात कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, और इन 4 व्यू पोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे ही आपके ये 4 व्यू पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी आइटम अगर क्रिएट करते हो, मान लो मैंने एक टी पोट यहाँ पे बनाया कुछ ऐसे, तो आप इस टी पोट को इस व्यू में पर्सपेक्टिव व्यू से देख सकते हैं, जो ये बाय डिफॉल्ट आपका रहता है। प्लीज़ एक काम करो, अपने बैकग्राउंड को ऑफ कर दो, म्यूट कर लो। जैसे ही आपको बोलना हो तो अनम्यूट करना, वरना बैकग्राउंड से साउंड आ रही है, प्लीज़ म्यूट कर लें सभी। आप एक ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी एक व्यू में बनाते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को चारों व्यू में देख सकते हो। यहाँ से एज ए पर्सपेक्टिव, यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट। आप अपने व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट करके यहीं से देख सकते हैं।
और किसी भी व्यू पोर्ट को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने व्यू को सामने से देखने के लिए। किसी भी व्यू को आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं फ्रंट पे जाके कि मेरे को तो यहाँ पे बैक देखना है तो बैक साइड दिखेगा, लेफ्ट देखना है लेफ्ट साइड दिखेगा, पर्सपेक्टिव करोगे पर्सपेक्टिव दिखेगा, या ऑर्थोग्राफी करोगे ऑर्थोग्राफिक दिखेगा, टॉप करोगे टॉप दिखेगा। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या है कि किसी भी व्यू पोर्ट को अगर आपको बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो प्लस आइकन पे क्लिक करें, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट करें, मैक्सिमाइज हो जाएगा। प्लस पे क्लिक करें, रिस्टोर व्यू पोर्ट कर दे तो आपका ये रिस्टोर हो जाएगा। और इसी चीज़ को आप Alt+W की हेल्प से भी मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं इस तरीके से, Alt+W से। और इसी चीज़ को व्यू पोर्ट में नेविगेशन टूल बार में यहाँ पे लास्ट में है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल, इसकी हेल्प से भी आप इस चीज़ को रिस्टोर और आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करना है तो आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जूम, आप इस पे क्लिक करें तो आप इससे भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये जो आप जूम इन जूम आउट कर रहे हैं ये सिर्फ एक सिंगल विंडो के लिए है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं जूम ऑल तो अब मैं जूम करूंगा तो चारों व्यू पोर्ट इक्वली आपके जूम इन जूम आउट होंगे, कुछ इस तरीके से। ये समझने बहुत जरूरी है जितने भी आपके नेविगेशन टूल बार है। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन होता है यहाँ पे जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड। ये क्या होता है बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक टी पॉट है, एक मान लो मैंने बड़ा सा सिलेंडर ले लिया, एक मैंने यहाँ पे कोई टोरस ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे इस व्यू पोर्ट के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन के अंदर मेरे तीनों ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे, इसे बोलते हैं जूम एक्सटेंड करना। तो यहाँ पे है जूम एक्सटेंड, क्लिक करोगे तो तीनों ही ऑब्जेक्ट आपके एक विजिबल व्यू पोर्ट के अंदर आ जाएंगे। बट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और जूम एक्सटेंड तब करूं तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही सामने आएगा। विदाउट सिलेक्शन तीनों ऑब्जेक्ट सामने आएंगे और विद सिलेक्शन वो सिंगल ऑब्जेक्ट ही आपका सामने आएगा। अब ये है फॉर सिंगल विंडो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं जूम एक्सटेंड ऑल सिलेक्टेड तो एवरी व्यू पोर्ट पे ये कमांड काम करेगी, तीनों व्यू पोर्ट पे। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके करोगे तो तीनों ही ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। ये आपके काम करने की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद ये तो था आपका जूम और ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या आता है, ये भी जूम इन जूम आउट करने के काम करता है, बट इसका असली मतलब आपको समझ में आएगा जब आप कैमरे का यूज करोगे। इस व्यू पोर्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है तो पैन व्यू पे जाओ तो आप लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। किसी चीज को ऑर्बिट करना है और इसी पैन को आप नॉर्मली स्क्रॉल बटन प्रेस करके भी मूव कर सकते हो अगर ओनली आपको माउस की हेल्प से करना है तो। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑर्बिट, ऑर्बिट पे जाओ, अगर आपको ऑर्बिट करना है तो आप अपने व्यू पोर्ट को ऐसे घुमा सकते हो। या फिर इसका लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्ट के साथ अगर आप स्क्रॉल बटन प्रेस करते हैं तो भी आप इस व्यू पोर्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे आप अपने व्यू पोर्ट को घुमा सकते हैं। जैसे मैं और व्यू पोर्ट को घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये व्यू क्यूब है, ये भी घूम रहा है। आप इससे भी कर सकते हैं ऐसे, आप इससे भी देख सकते हैं लेफ्ट में जाके, लाइट में जाके, अप में जाके, या फिर आइसोमेट्रिक या पर्सपेक्टिव व्यू पे जाके देख सकते हैं इस तरीके से। ये समझ गए नेविगेशन टूल बार? यस सर जी। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, या फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं वापस लेके आया यहाँ पे, इसको बड़ा करना है, बड़ा कर दिया। अगर मेरे को यहीं पे फ्रंट चाहिए तो यहाँ पे सबके शॉर्टकट लिखे हुए हैं, फ्रंट के लिए F, लेफ्ट के लिए L, टॉप के लिए T। और जिसके लिए शॉर्टकट नहीं लिखी हुई इसका मतलब उसका फर्स्ट वर्ड जो शॉर्टकट बन सकता था वो किसी और कमांड के लिए यूज की गई है। तो मैंने यहाँ पे F प्रेस किया तो फ्रंट आ गया, T प्रेस किया टॉप आ गया, L प्रेस किया लेफ्ट आ गया, P प्रेस किया पर्सपेक्टिव आ गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको सॉलिड में नजर आ रहा है और यहाँ पे कुछ वायर फ्रेम में नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम नहीं चाहता, सॉलिड चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप वायर फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप डिफॉल्ट शेडिंग कर दो तो ऐसे सॉलिड आ जाएगा। अगर मेरे को सॉलिड के साथ साथ वायर फ्रेम भी चाहिए तो आप फेस कर दो यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से फेस नजर आएंगे, और इसके साथ साथ एज फेस कर दोगे तो एज भी नजर आ जाएंगे आपके।
और इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो, F3 यूज कर सकते हो वायर फ्रेम पे कंट्रोल करने के लिए, और F4 यूज कर सकते हो आपके फेस या डिफॉल्ट शेडिंग को स्विच करने के लिए। अगर मेरे को यहाँ पे F4 प्रेस करूँ तो आपको ये इसी सेगमेंट्स बोलते हैं, तो सेगमेंट नजर आएंगे। दोबारा F3 प्रेस करूँ नजर नहीं आएंगे। F4 से F3 से वायर फ्रेम पे स्विच करेगा कुछ इस तरीके से। और अगर आपको ये नीचे का ग्रिड नहीं देखना तो G प्रेस करके ग्रिड को ऑफ कर सकते हो, वापस G प्रेस करके ग्रिड को ऑन कर सकते हो। क्लियर है इतना? सबको क्लियर है ना इतना? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे क्रिएट में सबसे पहले है आपका ज्योमेट्री में सबसे पहले है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में सबसे पहले है बॉक्स। आप बॉक्स पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको बॉक्स बनाना है। बनाने का तरीका सिंपल है, माउस को क्लिक एंड होल्ड रखो, पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर क्लिक को रिलीज करो और फिर हाइट दो। आपका बनाने का तरीका ये रहेगा। अब जो ये हमने रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, किसी भी चीज को बनाने के बाद प्रॉपर्टी हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, वरना क्रिएट करने के बाद राइट क्लिक करो और यहाँ पे है एक ऑप्शन मॉडिफाई पे क्लिक करो, तो इस बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस मॉडिफाई में जाने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो न्यूमेरिक 1 प्रेस करो तो आपकी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे आ जाओगे। इस प्रॉपर्टी में जाके क्या क्या चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, जैसे सबसे पहले है नाम। जितने भी बॉक्स आप क्रिएट करोगे उसके नाम ऐसे आएंगे, बॉक्स 001, बॉक्स 002, ऐसे ही सीरीज में चलते चले जाएंगे। अगर आपको नेम चेंज करना है, जैसे मेरे को रखना है B1, तो आप B1 रख सकते हो या कोई भी नाम आप इसका रख सकते हो। नॉर्मल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये कलर कोई मटेरियल नहीं है, ये नॉर्मल कलर है। इसके ऊपर जितने भी मॉडिफायर लगाने हैं वो इस मॉडिफायर लिस्ट में लगा सकते हो। यही है हमारे इतने सारे मॉडिफायर, जिनमें से हम कुछ मॉडिफायर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। जो भी मॉडिफायर आप इस पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बैंड लगाया, तो वो मॉडिफायर इस बॉक्स की इस प्रॉपर्टी बॉक्स में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, ये है आपका स्टैक। इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टैक बोलते हैं। फिर हम इसको डिलीट करना है मॉडिफायर को स्टैक में से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव मॉडिफायर फ्रॉम द स्टैक, रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी और स्टैक होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर पे जाओगे तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट है, तो आप इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट चेंज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो लेंथ आप बढ़ा रहे हो तो 1 फीट भी बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। देखो यहाँ पे अब 1 फीट हुआ, तो मैं अपनी यूनिट को थोड़ा सेट करूंगा। यूनिट को सेट करने के लिए आपको कस्टमाइज पे जाना है और आपको जाना है यूनिट सेटअप पे। यूनिट सेटअप पे यहाँ पे आओगे तो अगर आपको मैट्रिक यूनिट यूज करनी है जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर यूज होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे भी इसको क्लिक करके ओके करोगे तो वो आपका mm में यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपको चूज करना है यहाँ पे सेंटीमीटर, वो चूज कर सकते हो। फीट इंचेस चूज करना है तो यूएस स्टैंडर्ड पे जाओ एंड फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस चूज करो। बट ये यूज करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे फिट किया एंड ओके किया, तो ये तो बहुत, मतलब मेरा ग्रिड है ना 7, 8, 10 फीट के अराउंड होना चाहिए, ठीक है, बट ये बहुत छोटा दिखा रहा है। अगर आपका भी ऐसे दिखाए तो यूनिट सेटअप पे जाओ, आपको जाना है सेटअप, सिस्टम यूनिट सेटअप। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब मैं फीट इंचेस में बात कर रहा हूँ, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ओके करोगे और ओके करोगे, अब आप देखोगे ये आपका बॉक्स अब 33 फीट का है। आप इसे छोटा करोगे तो उसी तरीके से आपका आएगा। बट अगर ये ग्रिड साइज 10 इंच का हम लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब 7 फीट इसने यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम यूनिट सेटअप में जाके इसको कर देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंचेस। इस तरीके से हम काम करेंगे। ओके करो, तो अब आप यहाँ पे देखोगे बड़े इजीली आप अब इन चीज़ों को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये एक परफेक्ट सेटिंग है। कैसे पता चला परफेक्ट सेटिंग है? आप इस स्नैप पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे होम ग्रिड पे चले जाओ। होम ग्रिड की स्पेसिंग 10 इंच की है, तो एक ग्रिड 10 इंच का है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 14, 140 इंच हो गए। ये 140 इंच डिवाइडेड बाई 12 करेंगे
तो अराउंड 12 फीट के अराउंड रहता है, तो इसका मतलब एंड टू एंड ये अराउंड 12 फीट के अराउंड होना चाहिए, और जो एग्जैक्टली अब इसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं किस साइज में उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अगर मुझे ये यूनिट चेंज करनी है तो यूनिट चेंज करने के लिए 2-3 तरीके हैं, या तो एरो पे क्लिक एंड होल्ड करें या क्लिक करते चले जाएं, या फिर आप इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करें, सेलेक्ट ऑल, और इसको कर दिया मान लो 5 फीट, तो ये 5 फीट हो गया। विड्थ चेंज कर सकते हैं ऐसे ही कि मेरे को 3 फीट चाहिए, 3 फीट की विड्थ हो जाएगी इस तरीके से। हेलो जी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, ये ग्रिड एंड स्नैप वाला रिपीट कर देंगे थोड़ा? हाँ, देखो मैंने अब इतनी सारी चीज़ें आपको क्यों बताई कि आपका कितना साइज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को इतना छेड़ देते हैं, बाद में समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली मैंने ऐसा क्या हुआ कि अब मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही। मेरा नॉर्मल्स क्या था, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर था, तो अब ओके किया, तो इसने क्या किया, अब देखो इतने बड़े बॉक्स को ये अभी भी 6-7 इंच ही दिखा रहा है, और नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हमारी ग्रिड की स्पेसिंग होती है 10 इंच की। अगर मैं राइट क्लिक करूँ स्नैप पे और होम ग्रिड पे जाऊँ, अब ये ग्रिड स्पेसिंग और कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमाइज पे जाएंगे, यूनिट सेटअप पे जाएंगे, पहले देखेंगे कि आप किस यूनिट पे काम कर रहे हो, फीट और इंचेस पे, और आप चाहते हो कि यहाँ की एक यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच के अकॉर्डिंग हो, तो सिस्टम यूनिट पे जाओ और 1 इज इक्वल टू 1 इंच कर दो एंड ओके करोगे तो आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट आ जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे ग्रिड स्पेसिंग देखते हो, होम ग्रिड, इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 10 इंच कर सकते हो एंड क्लोज कर सकते हो। तो अब ये लेंथ आपकी अराउंड 10-11 फीट के आसपास ग्रिड को कवर कर गई, तो इससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? यूनिट को चेंज करने के लिए एक और तरीका है, आप किसी भी एरो बटन पे राइट क्लिक करोगे तो वो इस वैल्यू को 0 कर देगा। आप इस वैल्यू को 0 करके रख सकते हो। 10 एंटर करोगे तो वो 10 फीट लेगा, ठीक है। विड्थ को मान लो 5 एंटर किया तो 5 फीट लेगा, और हाइट को भी आप यहाँ से हटा के 6 एंटर करोगे तो वो 6 फीट लेगा। इस तरीके से आप अपने एक बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मेरे को इसके सेगमेंट देखने हैं तो आप F4 प्रेस करो तो आप एज देख सकते हो। यहाँ पे आप इसके मिडल में भी सेगमेंट लगा सकते हो, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ के अकॉर्डिंग ही आगे काम होने वाला है। अगर मैं लेंथ सेगमेंट बनाना चाहूँ तो लेंथ के अकॉर्डिंग सेगमेंट आ जाएंगे, कितने चाहिए वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। विड्थ सेगमेंट मेरे को कितने चाहिए, या फिर हाइट सेगमेंट मेरे को कितने चाहिए, इस तरीके से मैं सेगमेंट बना सकता हूँ, और आगे चल के मैं हर एक सेगमेंट के साथ इंडिविजुअली वर्क कर सकता हूँ। बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा सेगमेंट लगा के एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या, आगे समझ में आएगा जब अगली वाली शेप आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट शेप जो आपकी है वो है मान लो कॉन। कॉन पे क्लिक करो। कॉन कैसे बनेगा, पहले बेस बनेगा, फिर हाइट होगी, और फिर ऊपर का रेडियस होगा। इस तरीके से आपका कॉन यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। कॉन को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी पे जाओ, सेम प्रॉपर्टी, नेम, कलर, मॉडिफायर, स्टैक, और यहाँ पे पैरामीटर्स। आप इसको रेडियस 1 जो नीचे वाला रेडियस है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, रेडियस 2 जो ऊपर वाला रेडियस है इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। हाइट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, कितनी आपको यहाँ पे हाइट चाहिए वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। हाइट के सेगमेंट इंक्रीज कर सकते हो, कितने मुझे सेगमेंट चाहिए। अब कैप के सेगमेंट, कैप होता है ये वाली कैप और नीचे वाली कैप, इसके सेगमेंट कितने चाहिए वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और उसके बाद आता है साइड। अब समझ में आएगा आपको सेगमेंट की वैल्यू। अगर मैं साइड सेगमेंट को कम करता हूँ, मैं मिनिमम 3 कर सकता हूँ, तो आपका ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। 4 साइड करूँगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, 5 करूँगा पेंटागन फॉर्म पे, 6 करूँगा हेक्सागन, सेप्टागन। इस तरीके से आप मल्टीपल शेप्स यहाँ पे, जितना आप ज़्यादा सेगमेंट करोगे उतना ही वो राउंड होगा। बट ये नहीं कि इसका मतलब आप बढ़ा रहे हो 300, 400, 500 सेगमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जितने ज़्यादा सेगमेंट उतना ही आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, उतनी ही आपकी फाइल हैवी हो जाएगी। जितने की रिक्वायरमेंट है उतने पे ही काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इसको
अगर मान लो मैंने थोड़े सेगमेंट कम किए तो अभी भी आप देखोगे हल्का सा स्मूथनेस है चारों तरफ, और मैं चाहता हूँ नहीं फेस अलग अलग दिखे मेरे को। अब देखो अगर मैंने F4 प्रेस किया तो सारा प्लेन है, स्मूथनेस अगर हटा दूंगा तो आप देखोगे ये स्मूथनेस आपको इस तरीके से प्लेन अलग अलग दिखाई देंगे। स्मूथ करोगे स्मूथ हो जाएगा, स्मूथनेस हटा दूंगा इस तरीके से फेसेस आ जाएंगे। एक होता है स्लाइस ऑन, अगर मैं स्लाइस को ऑन करता हूँ तो होगा क्या, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इसमें से मेरे को कितना पार्ट रखना है। जैसे स्लाइस फ्रॉम करूंगा तो वहां से स्लाइस होना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे यहाँ से इतना पार्ट चाहिए। अगर मान लो मुझे यही शेप चाहिए तो मैं ये शेप स्लाइस ऑन करके यहाँ पे बना सकता हूँ बहुत ईजिली। आगे चल के मैं इसमें से भी कोई और शेप भी क्रिएट कर सकता हूँ। 3ds Max के साथ आपको करना सबसे मेन चीज़ क्या है, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी कम है, क्योंकि इन्हीं टूल से हमें नहीं पता कब कौन सी शेप क्रिएट हो जाए, कोई ऐसी शेप जिसकी जरूरत हमें बाद में हो और वो अभी यहाँ पे बनी हुई दिख जाए। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा कि आप जो यहाँ पे शेप बन रही है ना, 10 एक क्लास के बाद बोलूंगा कि ये शेप बनाओ तो आप अदर चीज़ों में उलझ जाओगे कि उस तरीके से बनाऊंगा, जो आप इजी तरीका होता है वो भूल ही जाओगे, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। क्योंकि एक चीज़ को बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है एक शेप को क्रिएट करने के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे। अगर मैं स्फीयर लेता हूं तो इस तरीके से स्फीयर आएगा, और अगर मैं जियोस्फीयर लेता हूं तो इस तरीके से जियोस्फीयर आएगा। डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक ही है, सेगमेंट्स का। इसमें इस तरीके से सेगमेंट है, इसमें ट्रायंगुलर फॉर्म में सेगमेंट्स हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और प्रॉपर्टी पे जाऊं, इसका रेडियस को मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं, इसके सेगमेंट को मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। अगर मैं सेगमेंट ज़्यादा डिक्रीज करता हूं तो आपका ये व्यू है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। स्मूथनेस अगर हटा दूं तो आपको ये फेसेस अलग अलग दिखेंगे, स्मूथ कर दूं तो फेसेस दिखेंगे नहीं, टोटली आपका राउंड दिखेगा। अगर मैं इसे हेमिस्फीयर बनाना चाहूँ तो मैं हेमिस्फीयर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो नीचे से हेमिस्फीयर बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से ये शेप बन जाएगी। अब हेमिस्फीयर बनाते हुए हमारे पास दो ऑप्शन है, चॉप और स्क्वैश। ये दोनों क्या है, अगर मैंने चॉप पे क्लिक किया और हेमिस्फीयर क्रिएट करता हूं तो होगा क्या, जो आपके सेगमेंट की पोजीशन है वो ऐसी ही रहेगी, देखो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है सेगमेंट की पोजीशन। बट अगर मैं स्क्वैश करता हूं तो आपकी शेप के अकॉर्डिंग आपके सेगमेंट भी स्क्वैश करेंगे इस तरीके से। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हो। और अगर मैं अब इसका स्लाइस ऑन करता हूँ तो मान लो ये तो नीचे से हेमिस्फीयर बना है, अगर मेरे को साइड से काटना है तो मैं स्लाइस ऑन करके मैं इसको साइड से कट कर सकता हूँ कि मेरे को किस शेप में ये कट करना है। कुछ इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकता हूँ। इसके अब जो नीचे वाले पॉइंट है इसे अभी के लिए छोड़ दो, अभी इसका कोई काम नहीं है। इसको सिलेक्ट करो, इसका हम रेडियस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके जो शेप है वो टेट्रा टाइप की शेप रख सकते हैं, ऑक्टा या फिर ओकैसा रख सकते हैं। स्मूथनेस हम दे सकते हैं, हटा सकते हैं। इसको डायरेक्टली हेमिस्फीयर बना सकते हैं, इसमें ये वाले ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें सिलेंडर की तो ये सिलेंडर फॉर्म है, बेस और इस तरीके से हाइट बनाओ। प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो रेडियस, इसकी हाइट, हाइट के सेगमेंट, कैप के सेगमेंट और इसके साइड के सेगमेंट, स्मूथनेस इसकी हटा सकते हो, स्लाइस ऑन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जितनी भी शेप मिलने वाली है उनके अंदर यही सारे ऑप्शन है, और इन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से आप सारी चीज़ें यहाँ पे करके देखोगे कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, क्या क्या शेप बन रही है। और यही आपका कल का प्रैक्टिस का होगा, जिसमें आपकी ट्यूब की शेप है, आपकी टोरस शेप है, आपकी पिरामिड शेप है, आपकी टी पोट है। टी पोट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे रेडियस आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, सेगमेंट आप बढ़ाओगे स्मूथनेस आ जाएगी, कम करोगे इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको बॉडी हैंडल हटा सकते हो, इसका स्पाउट हटा सकते हो और इसके लिड हटा सकते हो, ऐसे आ जाएगा। हैंडल लगा के आप इसे कप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप आगे चल के क्या क्या शेप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो। एक प्लेन लगाना है तो आप एक प्लेन लगा सकते हो और इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी लेंथ, विड्थ, लेंथ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट, ये सारी चीज़ें अपने तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। टेक्स्ट प्लस क्या है ये बाद में देखेंगे। टेक्स्ट प्लस नॉर्मली अगर आप लगाना चाहो यहाँ पे क्लिक करोगे
तो आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा और इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे जाके आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है इंडिया, तो आप यहाँ पे इंडिया लिख पाओगे। और फिर यहीं पे कुछ ऑप्शन है, फॉन्ट वगैरह क्या करना है, रेगुलर वगैरह की ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साइज़ वगैरह को हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल। ये बेसिकली टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है और बाद में हम इस पर और भी मॉडिफायर लगा के इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मुझे कितना यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ये तो थे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। आपके लिए होमवर्क है एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स का। स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करनी है और एक्सटेंडेड में ये सारे वैसे ही हैं। कोई भी चीज़ बनाओ इस तरीके से, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और इसकी प्रॉपर्टी के साथ देखो चीज़ें चेंज करके क्या क्या चेंज होता है, और उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे कल आप पूछो। क्लियर है? जी सर। ये थी आपकी फर्स्ट क्लास। प्लीज़ पहले इंस्टॉल कर लो। जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो 21 वर्जन या 23 वर्जन यूज़ कर सकता है। कहाँ से मिलेगा? गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा और मेरी ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ना मिले बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं, कल करते हैं क्लास। ओके कल है या डे आफ्टर कर सकते हो? जी, कल है या परसों है? नहीं कल है, डेली करेंगे हम। कल। ओके ओके 7-8 क्लास डेली करके फिर आप अल्टरनेट डेज पे कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिले। ओके ठीक है, ओके चलो फिर, ओके बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। बाय।